वो फिल्म इतिहास की एक ऐसी विलन की कहानी है जिसने इंसानों को खाकर ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। सिर्फ 16 मिनट के छोटे से रोल में उसने करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया। अब लोग उसे दुनिया का सबसे शराफत वाला नरभक्षी कहते हैं। जब ये फिल्म आई तो पूरे अमेरिका में जबरदस्त कमाई की, हर जगह नंबर 1 बन गई। ये इकलौती थ्रिलर फिल्म है जिसे एक साथ 5 ऑस्कर अवार्ड मिले। उसकी एक्टिंग इतनी गहरी थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। जब एक FBI अफसर ने उससे सवाल किया तो उसने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, एक बार एक आदमी ने मुझे आजमाया, मैंने उसका लीवर, जिगर, फेवा बीन और रेड वाइन के साथ खा ली। इतना सुनते ही क्लेरिस की टांगें कांपने लगी। अब सवाल ये था, FBI ने एक नई बिना अनुभव वाली लड़की को इतने खतरनाक कैदी से बात करने क्यों भेजा? कहानी शुरू होती है अमेरिका में लगातार हो रही हत्याओं से। 5 लड़कियों की लाशें सुनसान जगहों पर मिली थी और सभी थोड़ी मोटी और जवान थी। क्योंकि ये मामले कई शहरों में हो रहे थे, पूरा देश डर के माहौल में आ गया था। इसलिए पुलिस ने केस FBI की क्रिमिनल सोच समझने वाली टीम को दे दिया। कई महीने बीत गए लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर टीम हेड ने सोचा क्यों ना कोई नया तरीका अपनाया जाए। तभी उन्होंने बुलाया एक इंटर्न लड़की क्लेरिस, जो अभी FBI में पूरी तरह शामिल भी नहीं हुई थी। असल में कातिल था बफेलो बिल, एक बहुत तेज दिमाग वाला लेकिन लोगों से नफरत करने वाला आदमी। आम तरीकों से कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। अब FBI ने नया तरीका निकाला। वो जेल में बंद पुराने सीरियल किलर से बात करने लगे ताकि उनके दिमाग को समझा जा सके। ज्यादातर कैदी तो बात कर रहे थे लेकिन एक कैदी था जो बहुत जरूरी था लेकिन बात करने में बहुत चालाक था। उसका नाम था डॉ हैनिबल लेक्टर। वो एक मनोचिकित्सक, एक कवि और एक आदमी खाने वाला था। FBI हेड ने सोचा शायद क्लेरिस उसे समझा सके। क्लेरिस एक गरीब घर से थी, बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और अब FBI की इंटर्न बनी थी। लेकिन FBI में अधिकतर मर्द ही होते हैं, इसलिए उसे अक्सर नीचा दिखाया जाता था। इस वजह से क्लेरिस में खुद को साबित करने की जिद पैदा हो गई थी। इसलिए उसने ये खतरनाक मिशन ले लिया, एक ऐसा काम जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जाने से पहले सीनियर ने सख्त हिदायत दी, लेक्टर को अपनी कोई भी निजी बात मत बताना, वो बहुत होशियार और चालाक है। फिर क्लेरिस पहुंचती है उस अस्पताल में जहां लेक्टर को कैद करके रखा गया था। वहां के अफसर ने जैसे ही उसे देखा तो हंसकर बोला, FBI अब लड़कियों को चारा बना रही है क्या? क्लेरिस ने शांति से जवाब दिया, मैं वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से क्राइम साइकोलॉजी में टॉपर हूँ। यह सुनकर डॉक्टर चुप हो गया। जब वे नीचे तहखाने में पहुंचे तो डॉक्टर ने सख्त चेतावनी दी, लेक्टर से बात करते वक्त उसे पेन, पिन, क्लिप जैसी कोई भी चीज मत देना, क्योंकि कुछ साल पहले लेक्टर ने एक अफसर का चेहरा ही खा लिया था। वो डराना चाहता था पर क्लेरिस नहीं डरी, बल्कि उसने कहा, मुझे उससे अकेले मिलना है, तभी मैं उसका दिमाग समझ पाऊंगी। डॉक्टर को गुस्सा आया लेकिन वह चला गया। अब क्लेरिस अकेली जाती है उस नीचे के सुरक्षित तहखाने में। कैमरा घूमता है, गार्ड बंदूक तैयार कर रहा है जैसे किसी खतरे के लिए पहले से तैयार हो। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वो देखती है हर जगह खतरनाक अपराधी है। कोई हंस रहा है, कोई सिर नीचे किए बैठा है, कोई गंदे शब्द बोल रहा है, पर क्लेरिस का मन मजबूत है, वो डरती नहीं। आखिर में जब वह पहुंचती है लेक्टर के कमरे के पास तो देखती है लेक्टर बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। साफ सुथरे कपड़े, सीधा खड़ा और मुस्कुराकर बोला, नमस्ते क्लेरिस। उसकी शांति और अच्छे बर्ताव ने क्लेरिस को थोड़ा आराम दे दिया। लेक्टर को क्लेरिस की मासूमियत और साफ सोच पसंद आई। अब उसका मन हुआ उसे बात करने का। यहीं से शुरू होती है असली दिमागी खेल। लेक्टर समझ गया कि क्लेरिस को भेजा गया है उसे समझने के लिए। उसने ID कार्ड मांगा जिससे पता चल गया कि वो सिर्फ इंटर्न है। क्लेरिस ने ईमानदारी से कहा, मैं बस आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। लेक्टर को उसकी सच्चाई पसंद आई। फिर उसने बफेलो बिल की बातें शुरू की। उसने पूछा, तुम्हें क्या लगता है बफेलो बिल अपने शिकार की खाल क्यों रखता है? क्लेरिस ने कहा, शायद वो याद के तौर पर रखता है। लेक्टर बोला, मैं तो ऐसा नहीं करता। क्लेरिस के निडर जवाबों ने लेक्टर की दिलचस्पी और बढ़ा दी। उसने क्लेरिस की रिपोर्ट देखनी चाहिए पर उसे पढ़कर हंस पड़ा। फिर उसने सिर्फ कांच में एक छोटे से छेद से क्लेरिस के परिवार और अतीत के बारे में सही सही बात बता दी। और अपने काम को लेकर उसकी बड़ी चाहत थी। स्टार्लिंग को लग रहा था कि हैनिबाल उसके मन की सारी बातें पढ़ चुका है। उसे थोड़ा डर तो लग रहा था लेकिन उसने डरने की बजाय जवाब देने की कोशिश की। उसने कहा, अगर आप दूसरों को इतनी आसानी से समझ लेते हैं तो कभी खुद को भी समझने की कोशिश क्यों नहीं की? ये बात सुनकर हैनिबाल थोड़ा गुस्सा हो गया। अब उसने दिमागी दबाव को डरावने तरीके से दिखाना शुरू किया। उसने कहा, एक बार एक आदमी मुझे समझने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसका लीवर, फेवाबीन और रेड वाइन के साथ खा लिया था। अब स्टार्लिंग को समझ में आया कि जिससे वह बात कर रही है वह एक ऐसा शख्स है जिसे सही गलत की परवाह नहीं है। उसे लगा कि अब बात खत्म हो गई है, लेकिन जब वह वहां से निकल रही थी तो पास की एक कोठरी में बंद कैदी ने उस पर गंदी चीज फेंक दी। ये गंदी हरकत हैनिबाल की अभी अभी बनाई हुई शांति और सलीके को तोड़ देती है। इससे हैनिबाल को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर स्टार्लिंग को वापस बुलाया। उसने सबसे पहले कहा कि ऐसी गंदी हरकत दोबारा नहीं होगी। फिर उसने उस कैदी के बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हुए एक सुराग दिया। उसने कहा, तुम खुद सोचो और एक पुराने मरीज मॉफिट को तलाश करो। जैसे ही स्टार्लिंग अस्पताल से बाहर आई वह खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। अपनी कार को देखकर उसे अपने पुलिस वाले पिता की याद आ गई जो ड्यूटी करते हुए मारे गए थे। यही उसकी सबसे कमजोर याद थी। मशहूर मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा था, जिन जख्मों का इलाज नहीं होता वो बार बार दर्द देते हैं। स्टार्लिंग को नहीं पता था कि ये सब हैनिबाल की सोची समझी चाल थी। उसने अपने आप को संभाला और मॉफिट की जानकारी खोजना शुरू की। हैनिबाल की उलझी फाइलों में से स्टार्लिंग ने एक सुराग ढूंढ निकाला। इसी बीच उसके सीनियर का फोन आया। उन्होंने बताया कि कल जिस कैदी ने स्टार्लिंग पर हमला किया था, हैनिबाल से बात करने के बाद उसने अपनी जीभ काटकर खुदकुशी कर ली। सिर्फ कुछ बातें कहकर किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर करना ये हैनिबाल की दिमागी ताकत को दिखाता है। स्टार्लिंग चौंक गई। उसे लगने लगा कि शायद हैनिबाल ने ये सब उसके लिए किया है, लेकिन उसके सीनियर को लगता था कि हैनिबाल तो बस
बस अपना टाइम पास कर रहा है। स्टार्लिंग ने हैनिबाल की बातों पर फिर से सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि हैनिबाल ने जो कहा था उसमें एक छुपा हुआ इशारा था। तुम खुद सोचो, असल में एक जगह का नाम था योरसेल्फ नाम की एक गोदाम जो मॉफिट के नाम पर थी। स्टार्लिंग उसी रात वहां पहुंच गई। गोदाम काफी समय से बंद था, इसलिए ताला खुल नहीं रहा था। उसने जैक की मदद से दरवाजे में थोड़ा सा रास्ता बनाया और अंदर चली गई। अंदर बहुत बिखराव था। एक जगह उसे बाज का एक मॉडल दिखा, फिर अमेरिकी झंडा भी नजर आया। झंडे के नीचे एक पुरानी कार थी। कार की पिछली सीट पर एक बिना सिर वाली महिला की डमी रखी थी। आगे की सीट पर एक लाल कपड़ा रखा था। स्टार्लिंग ने जब वो कपड़ा हटाया तो उसके नीचे एक महिला का कटा हुआ सिर रखा हुआ था। इस खोज से स्टार्लिंग को केस से जुड़ा एक नया संकेत मिला। अब हैनिबाल ने उसे मान्यता दी और उसके लिए एक तौलिया भेजा। स्टार्लिंग जानना चाहती थी कि ये सिर किसका है और इसका बफेलो बिल केस से क्या लेना देना है। स्टार्लिंग के बार बार पूछने पर हैनिबाल ने बताया कि वो सिर उसके एक पुराने मरीज का है। उस मरीज का एक लड़का दोस्त था जिसे लड़कियों की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता था। संभव है कि वही उसका हत्यारा हो या फिर बफेलो बिल। हैनिबाल को लगता था कि उस मरीज की हत्या सिर्फ एक प्रयोग थी जिससे एक नया कातिल अपने रास्ते पर चलने लगा। उसने कहा ये उसका पहला अनुभव था, एक बदलाव की शुरुआत। स्टार्लिंग को ये बातें पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हैनिबाल ने उसे जवाब देने के बजाय एक डील की पेशकश की। पिछली घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने हैनिबाल की सारी सुविधाएं छीन ली थी। अब हैनिबाल चाहता था कि उसे एक ऐसी जेल में रखा जाए जहां खिड़की हो, दर्द देने वाला स्टाफ न हो और बाहर नदी का नजारा भी दिखे। स्टार्लिंग को केस सुलझाने की जल्दी थी तो उसने ये शर्त मान ली। हैनिबाल ने कहा मैं तुम्हें बफेलो बिल के बारे में पूरा दिमागी विश्लेषण और जानकारी दूंगा जब तक वो पकड़ा न जाए। जाते जाते हैनिबाल ने कहा बफेलो बिल शायद अब फिर से हमला करेगा, और हुआ भी यही। दूसरी तरफ बफेलो बिल अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। उसने खुद को एक घायल आदमी की तरह दिखाया ताकि किसी की हमदर्दी मिले। एक लड़की ने मदद करने की कोशिश की। जैसे ही उसने बिल की मदद करके सोफा उठाया, बिल ने उसे बेहोश कर दिया। उसने उसके कपड़े काटे ताकि उसकी त्वचा से इंसानी चमड़े की जैकेट बनाई जा सके। वो चुपचाप पलटा और शोक सभा की तरफ बढ़ गया। उसे एक पल को ऐसा महसूस हुआ कि ताबूत में उसका पिता लेटा है। वो अपने बचपन में लौट गया, वही गम और अकेलापन जो आज भी उसे नहीं छोड़ता। अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग शवगृह की ओर गए। वहाँ का माहौल बहुत शोरगुल भरा था, जिससे प्रमुख अधिकारी को ठीक से बात करने में परेशानी हो रही थी। स्टार्लिंग ने हालात समझते हुए सभी पुलिस कर्मियों का धन्यवाद किया और उनसे कहा कि अब वे अपने अपने काम पर लौट जाएं। इस तरह जो लोग इस केस से जुड़े नहीं थे वो सभी वहाँ से चले गए। अब प्रमुख अधिकारी ने जानकारी साझा की। इसके बाद सभी ने अपने नाक के नीचे इत्र या पाउडर लगाया ताकि अगले दृश्य की दुर्गंध से बचा जा सके। जैसे ही मृत शरीर का कपड़ा हटाया गया, तेज और बदबूदार गंध चारों तरफ फैल गई, जिसने सबका इत्र भी फीका कर दिया। फॉरेंसिक डॉक्टर ने मृत महिला के दांतों की फोटो ली, जबकि स्टार्लिंग ने गहराई से शव की जांच की और उसमें एक चौंकाने वाली बात देखी। मृतका के गले में एक बड़ा कीड़े का खोल था और हैरानी की बात यह थी कि महिला की पीठ पर 2 हीरे के आकार की चमड़ी गायब थी। स्टार्लिंग ने इस कीड़े के बारे में जानने के लिए एक कीट वैज्ञानिक से संपर्क किया। तभी पता चला कि यह खोपड़ी वाला पतंगा नाम का कीड़ा है जो केवल एशिया में पाया जाता है। अगर यह अमेरिका में है तो जरूर किसी ने इसे पाला है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बफेलो बिल ही है। अब सवाल यह था कि वो इस पतंगे को क्यों पाल रहा था। इसका जवाब आगे मिलेगा। अगली सुबह टीवी पर खबर आई कि एक महिला सांसद की बेटी कैथरीन रहस्यमय ढंग से गायब हो गई है। यही लड़की बफेलो बिल के द्वारा अगवा की गई थी। उस समय कैथरीन को एक अंधेरे तहखाने के सूखे कुएं में कैद किया गया था। बिल ने उससे कहा कि वह अपने शरीर पर एक खास प्रकार की क्रीम लगाए और फिर उसे 3 दिन तक भूखा रखा जाएगा ताकि बाद में जब उसकी चमड़ी उतारी जाए तो वो लचीली बनी रहे। इसी वजह से वह हमेशा स्वस्थ और भारी शरीर वाली लड़कियों को ही अगवा करता है। यह खबर सुनकर स्टार्लिंग एकदम बेचैन हो गई। वह फिर से मानसिक अस्पताल पहुंची ताकि हैनिबल लेक्टर से दोबारा बात कर सके, लेकिन इस बार अस्पताल के डायरेक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की। वो भी इस केस का श्रेय लेना चाहता था और हैनिबल के पास खुद जाना चाहता था, लेकिन स्टार्लिंग ने उसे मना कर दिया। निराश होकर अधिकारी ने चालाकी से एक योजना बनाई। स्टार्लिंग हैनिबल के लिए एक ऑफर लेकर आई थी। अगर वह सांसद की बेटी को ढूंढने में मदद करता है तो उसे एक और अच्छे मानसिक अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, जहां बाग बगीचा है, किताबें पढ़ सकता है और हर साल समुद्र किनारे छुट्टी पर भी जा सकता है। यह सुनकर हैनिबल काफी उत्साहित हो गया, लेकिन उसने बफेलो बिल के बारे में बात करने की बजाय स्टार्लिंग से उसके सबसे बुरे बचपन के अनुभव के बारे में पूछा। स्टार्लिंग ने बताया कि उसकी माँ का देहांत बहुत जल्दी हो गया था और उसके पुलिस वाले पिता की ड्यूटी के दौरान डाकुओं ने हत्या कर दी थी। वह सिर्फ 10 साल की थी जब उसे रिश्तेदारों के फार्म पर भेज दिया गया, लेकिन वहाँ 2 महीने में ही लौट आई। हैनिबल ने पूछा कि क्या वहाँ के मालिक ने उसके साथ कुछ गलत किया था, लेकिन स्टार्लिंग ने इनकार कर दिया। फिर हैनिबल ने असली बात शुरू की। उसने सभी पीड़ित लड़कियों के शरीर के आकार तक सही सही बताए और बताया कि शव के अंदर कीड़ा क्यों था, वो इस बदलाव की निशानी थी। बफेलो बिल चाहता था कि वह भी पतंगे की तरह रूप बदले। हैनिबल ने कहा कि अमेरिका में सिर्फ 3 अस्पताल ऐसे हैं जहां लिंग परिवर्तन की सर्जरी होती है। जो व्यक्ति वहां अप्लाई करके रिजेक्ट हुआ होगा वही बफेलो बिल हो सकता है। इस बीच अस्पताल का डायरेक्टर हैनिबल और स्टार्लिंग की बातचीत को गुपचुप तरीके से सुन रहा था। जैसे ही स्टार्लिंग वहां से निकली, वो तुरंत हैनिबल से मिला और कहा कि उसे स्टार्लिंग ने बेवकूफ बनाया है। वो शिफ्टिंग वाला वादा झूठा था। हैनिबल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका ध्यान तो अपने बिस्तर पर पड़े पेन पर था। डायरेक्टर ने लालच में कहा, अगर तुम मुझे बफेलो बिल का नाम बता दो तो मैं तुम्हें इस केस में क्रेडिट दिलवाऊंगा और तुम्हें बाहर निकलने का मौका दूंगा। हैनिबल ने सोच समझकर एक प्लान बनाया और बफेलो बिल का
का आधा नाम बताया और कहा कि बाकी जानकारी वह अस्पताल में आमने सामने मिलने पर देगा। उसे अस्पताल ले जाया गया, हाथ पैर बंधे हुए। वहां उसने कुछ सच और कुछ झूठ बातें बताई। उसने कहा कि बिल का नाम लुइस फ्रेंड है और वो वही है जिसने उस स्टोरेज वाले मृतक को भी हैनिबल से इलाज के लिए भेजा था। बफेलो बिल ने एक भिखारी को मारकर उसकी चमड़ी से कुछ चीजें बनाई थी, लेकिन असली बात ये थी कि लुइस फ्रेंड एक नकली नाम था। उसी तरह जैसे उसने पहले मॉफेट कहा था, उस नाम के अक्षरों को घुमा देने पर नया शब्द बनता है, आयरन सल्फाइड, यानी फूल्स गोल्ड, जिसका मतलब होता है बेवकूफ बनाने वाला सोना। ये सब एक संकेत था कि तुम सब मूर्ख हो। फिर हैनिबल ने अपमानजनक बातें कहनी शुरू की। उसे सबसे ज्यादा मजा लोगों के मन के साथ खेलने में आता है। अब उसे अदालत की बिल्डिंग में बंद कर दिया गया। डायरेक्टर अब मीडिया का हीरो बन गया था, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया कि पीछे से स्टार्लिंग चुपचाप उसी बिल्डिंग में दाखिल हो गई थी। उसने झूठ कहा कि वह FBI की तरफ से केस की अंदरूनी जांच करने आई है। सच्चाई ये थी कि अस्पतालों की जांच में वक्त लग रहा था और सांसद की बेटी कभी भी मारी जा सकती थी। इसलिए स्टार्लिंग ने फिर से हैनिबल की मदद लेने का फैसला किया और वो सब चीजें भी ले आई जो पहले डायरेक्टर ने हैनिबल से छीन ली थी। हैनिबल इस समय आराम से किताब पढ़ रहा था। स्टार्लिंग ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। समय डार्लिन को अपने बचपन की शेष यादों के बदले में देना पड़ा। मजबूर समय डार्लिन ने ऐसा ही किया। एक सुबह उसने खेत में अजीब चीखें सुनी। जब वह बाहर गया तो देखा कि वे कत्ल के इंतजार में मेमने थे। समय डार्लिन ने उन्हें छोड़ना चाहा, लेकिन दरवाजा खोलने पर मेमने वहीं उलझन में खड़े थे, भागने को तैयार नहीं। वह एक को उठाकर भागा, पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मेमना भारी था। जल्द ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस दिन के बाद उसे अनाथालय भेज दिया गया और जिस मेमने को बचाने की कोशिश की थी वह अंततः कत्ल हो गया। हैनिबल 1999 ने समय डार्लिन से पूछा, क्या वह अभी भी आधी रात को चीखते हुए जागता है? क्या वह फिर से मेमनों की चीख सुनता है? और क्या कैथरीन को बचाने के बाद ये चीखें बंद हो जाएंगी? आंसू भरे समय डार्लिन ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। यह सुनकर हैनिबल की आंखें भर आईं, क्योंकि मेमने उन कम जानवरों में से हैं जो मरते वक्त चुप रहते हैं। वे चीखते नहीं, लेकिन समय डार्लिन की यादों में कत्ल होते मेमने कमजोरों की पीड़ा और असहायता से चीख रहे थे। इस पल हैनिबल ने उसमें दिव्यता देखी। केवल सच्चे दयालु ही पीड़ितों की वेदना से चीख उठते हैं और हैनिबल के दिल में भी एक मेमना था, उसकी प्यारी बहन। लेकिन WW में जर्मन नाजियों ने उसे मार डाला। उसी पर उसका दिल भी मर गया। पर अब हैनिबल ने महसूस किया कि समय डार्लिन की वजह से उसका मृत दिल फिर धड़क रहा है। उसने धीरे से धन्यवाद दिया। शुक्रिया कि इस दुनिया में तुम जैसे दयालु लोग भी हैं। अब बारी थी बफेलो बिल का असली नाम बताने की। तभी अचानक लोगों ने समय डार्लिन को जबरन बाहर खींच लिया। जाते जाते हैनिबल ने बफेलो बिल का फाइल उसे दे दिया। शायद प्रशंसा में या प्यार में उसने अपनी उंगली से समय डार्लिन की उंगली छू ली। यह स्पर्श माइकलएंजेलो के क्रिएशन ऑफ एडम जैसा था। यहाँ हैनिबल एक पतित ईश्वर की भूमिका में था जो समय डार्लिन को ज्ञान और पागलपन दे रहा था। उसने सीधे नाम नहीं बताया ताकि समय डार्लिन अपनी बुद्धि से केस सुलझाए और अपने बचपन के सदमे मेमनों की चीख को हमेशा के लिए खत्म कर दे। समय डार्लिन के जाने के बाद हैनिबल ने उसकी मेमने को गोद में लिए हुए एक पेंटिंग बनाई। थोड़ी देर बाद जिंगवेई खाना लेकर आया। उन्हें नहीं पता था कि असल में वे ही आज का खाना है। हैनिबल की भागने की योजना शुरू हो चुकी थी। इससे पहले उसने चुपके से वार्डन की पेन चुरा ली थी। उसने पेन को अपनी उंगलियों के बीच छुपा लिया। फिर हमेशा की तरह वह जेल की सलाखों से सट कर बैठ गया। जिंगवेई ने हथकड़ी लगाई और खाना अंदर रख दिया। हैनिबल ने कहा, मेरी पेंटिंग पर खाना मत रखो। जिंगवेई ने खाना जमीन पर रख दिया और पेंटिंग हटाने के लिए झुका। तभी हैनिबल ने पेन से हथकड़ी खोल दी और जिंगवेई को सलाखों से बांध दिया। दूसरे गार्ड को भी उसने अपने दांतों से काबू कर लिया। फिर उसने जिंगवेई को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। काम पूरा होने पर हैनिबल ने गोएथे के संगीत का आनंद लिया, मानो अपनी पलायन योजना से खुश हो। थोड़ी देर बाद नीचे के गार्डों ने गोली की आवाज सुनी। जब सभी हथियारबंद होकर ऊपर पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा। एक आदमी पिंजरे पर लटका हुआ था जैसे कोई कलाकृति हो और दूसरा जख्मी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हैनिबल गायब था। पूरे होटल को घेर लिया गया। शेरिफ ने घायल गार्ड को इमरजेंसी में भेजा। तभी लिफ्ट से खून टपकने लगा। शेरिफ ने रेडियो पर सब ठीक बताया और स्ट्रेचर वाले को भेज दिया। फिर उसने अपनी टीम को बताया, हैनिबल लिफ्ट की छत पर है। लिफ्ट के ऊपर का दरवाजा खोला गया। दर्पण से देखने पर पता चला हैनिबल खून में लेटा था। सावधानी के तौर पर एक ऑफिसर ने उसके पैर में गोली मारी, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। नीचे के पुलिस वालों ने लिफ्ट में घुसकर छत का दरवाजा खोला और एक बेजान शरीर नीचे गिरा, लेकिन वह था एक गार्ड जिसका चेहरा उतार लिया गया था। एम्बुलेंस में घायल गार्ड ने अपने चेहरे की पट्टी हटाई और फिर अपने चेहरे से दूसरे ऑफिसर की खाल उतार दी। इस तरह हैनिबल सफलतापूर्वक भाग निकला। अंत में पुलिस को एयरपोर्ट के गैराज में वह एम्बुलेंस मिली। साथ के सभी लोग मारे जा चुके थे। हैनिबल के भागने की खबर सुनकर समय डार्लिन के रूममेट को डर था कि वह उससे बदला लेगा, लेकिन समय डार्लिन को यकीन था ऐसा नहीं होगा। रूममेट ने समझा कि समय डार्लिन हैनिबल के लिए खास है। उसने उसे हैनिबल द्वारा दिए गए फाइल को ध्यान से देखने को कहा। समय डार्लिन ने नक्शे पर हैनिबल की लिखावट देखी। लाशें फेंकने के स्थान जानबूझकर चुने गए थे। इससे उसे वह डूबी हुई लड़की याद आई। हत्यारा नहीं चाहता था कि उसकी लाश जल्द मिले। अचानक उसे एहसास हुआ पहली शिकार और बफेलो बिल एक दूसरे को जानते होंगे। पता लगाने के लिए वह तुरंत शिकार के घर गया। घर में मैन्नेक्विन
और मापने वाले टेप देखकर उसने अंदाजा लगाया कि लड़की सिलाई करती होगी। और हाँ, उसके कपड़ों के अंदर वही हीरे के आकार के कट्स थे, जैसे पीड़ितों की खाल से काटे गए थे। इससे उसने निष्कर्ष निकाला बफेलो बिल शायद उसका दोस्त या सहकर्मी था और सिलाई जानता था। वह मृतकों की खाल इसलिए निकालता था ताकि खुद के लिए एक स्त्री की खाल का सूट बना सके और अपने पागल लिंग परिवर्तन के सपने को पूरा कर सके। लेकिन जब समय डार्लिन ने यह सब अपने बॉस को बताया तो उन्होंने कहा कि वे हैनिबल द्वारा दी गई जानकारी से 3 अस्पतालों में से एक संदिग्ध को ढूंढ चुके हैं। नाम मेल नहीं खाता था, लेकिन बाकी सब कुछ फिट था। वे पहले ही स्वॉट टीम को उसके घर भेज चुके थे। समय डार्लिन भी जाना चाहता था पर मना कर दिया गया। हालांकि बॉस बफेलो बिल को पकड़ने जा रहे थे, समय डार्लिन के मन में अभी भी शंकाएं थी। उसने पहली शिकार की सहेली से बात की। उसने बताया कि दोनों मिसेस लिपमैन के यहाँ काम करते थे। समय डार्लिन ने सोचा शायद वहाँ से कुछ और पता चले। इसी बीच बंदी कैथरीन ने खुद को बचाने की कोशिश की। उसने बिल के दिए खाने से बिल के कुत्ते को फंसाया ताकि उसे बंधक बना सके। और बफेलो बिल अपने शौक में मग्न था। वह मेकअप लगाकर इंसानी खाल पहनकर संगीत पर थिरक रहा था, मानो वह एक सुंदर तितली बनने वाला हो। तभी उसे अपने कुत्ते की चीख सुनाई दी। कुत्ता कुएं में गिर गया था और कैथरीन ने उसे फोन देने की मांग की। बफेलो बिल गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तुरंत पिस्तौल निकाली और गोली चलाने के लिए तैयार हो गया। इसी बीच प्रमुख और उनकी टीम ने संदिग्ध के घर को घेर लिया। उन्होंने डिलीवरी बॉय का भेष धरकर दरवाजे की घंटी बजाई, किंतु घंटी की आवाज ने बफेलो बिल को सतर्क कर दिया। दरवाजा तोड़कर घुसपैठ की, लेकिन दुर्भाग्य से घर में वह नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। दूसरी ओर बिल शहर के दूसरे छोर पर स्थित अपने दूसरे घर में जांच के लिए आए समय डार्लिन का स्वागत कर रहा था। दोनों अपनी असलियत छुपाए हुए थे। बिल को लग रहा था कि उसका भेदिया भेष एकदम सही था। तितली के पंखों वाला प्लास्टिक कवर और एक पाइप पर बैठी डेथ्स हेड हॉक मॉथ ने उसके संदेह की पुष्टि कर दी। समय डार्लिन ने अनजाने में अपनी पिस्तौल निकाल ली और उस सीरियल किलर पर निशाना साध लिया, लेकिन बिल हाथ ऊपर करके भाग खड़ा हुआ। अनुभवहीन समय डार्लिन ने गोली नहीं चलाई, बस सावधानी से उसका पीछा किया। उसने कोट उतारकर तहखाने में प्रवेश किया। वहाँ का लेआउट काफी जटिल था। हर दरवाजा उसके लिए अजनबी था। वह कांपते हाथों से एक के बाद एक दरवाजा खोलता था, मानो बफेलो बिल किसी भी पल कूद पड़ेगा। तभी उसे कैथरीन की मदद की पुकार सुनाई दी। आखिरकार उसने उस कुएं में कैद कैथरीन को ढूंढ लिया। उसने आवाज का अनुसरण किया और दरवाजे को फावड़े से अटकाया। लेकिन अभी कैथरीन को बचाने का सही समय नहीं था। उसे पहले बफेलो बिल को ढेर करना था। कैथरीन बेसब्र होकर उसे कोसने लगी, लेकिन जैसे ही वह बिल को ढूंढते हुए आगे बढ़ा, लाइट्स अचानक बंद हो गईं। बिल के नाइट विजन गॉगल्स ने उसे बढ़त दे दी। उसकी नजरों में समय डार्लिन एक डरी हुई लड़की जैसा था। वह उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसके डर का आनंद लेते हुए। बिल ने बंदूक का हथौड़ा खींचा और इसी आवाज ने समय डार्लिन को दिशा दिखा दी। अगले ही पल तहखाने का शीशा टूटा और एक प्रकाश की किरण अंदर आई। अंधकार छंट गया और इसके साथ ही किलर बिल का अंत हुआ। समय डार्लिन ने अकेले ही कैथरीन को बचा लिया। उसकी उपलब्धि सभी ने देखी। FBI ने उसे आधिकारिक रैंक प्रदान किया। प्रमुख ने दूर से उसे बधाई दी। लेकिन अब जाग चुका समय डार्लिन सिर्फ मुस्कुरा दिया। इस नकली इंसान का नाटक करने के बाद प्रमुख घृणा भरी नजरों से वहां से चला गया। समारोह के बाद समय डार्लिन को एक अजनबी नंबर से फोन आया। ये हैनिबल की बधाई थी। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। बफेलो बिल को पकड़वाकर उसे नायक बना दिया। समय डार्लिन ने उसका पता जानना चाहा, लेकिन हैनिबल ने एक पुराने दोस्त के साथ डिनर का बहाना बनाकर फोन काट दिया। और यह पुराना दोस्त कोई और नहीं बल्कि अभी अभी विमान से उतरा वह वार्डन था। हैनिबल ने आराम से उसका पीछा था। साइलेंस ऑफ द लैंप्स जोनाथन डेमी द्वारा निर्देशित, जोडी फॉस्टर और एंथनी हॉपकिंस अभिनीत 1991 की थ्रिलर फिल्म है। इसने ऑस्कर के 5 प्रमुख पुरस्कार जीते। एंथनी हॉपकिंस ने महज 16 मिनट की स्क्रीन परिधि में ऑस्कर इतिहास का सबसे कम समय में बेस्ट एक्टर जीतने का रिकॉर्ड बनाया। यह फिल्म सिर्फ एक सस्पेंस थ्रिलर नहीं बल्कि इंसानी प्रकृति के अंधेरे को दर्शाता एक जादुई आईना है। हैनिबल की शिष्टता और क्रूरता, समय डार्लिन की कमजोरी और मजबूती। हम हैनिबल की बुद्धिमत्ता पर हैरान होते हैं लेकिन उसकी छुरी से डरते हैं। हम समय डार्लिन की बहादुरी की सराहना करते हैं लेकिन उसके बचपन के सदमे को महसूस करते हैं। फिल्म हमें बताती है रोशनी और अंधेरा एक दूसरे के विपरीत नहीं बल्कि इंसानी सोच के दो पहलू हैं। जैसे हैनिबल ने समय डार्लिन को सजा दी पर उसका उद्धार भी किया, जैसे हम सभी अच्छाई और बुराई के बीच झूलते हैं। सच्ची बहादुरी यह स्वीकार करना है कि अंधेरा हमारे भीतर भी है लेकिन फिर भी रोशनी की ओर बढ़ते रहना। मेमने सिर्फ समय डार्लिन के बचपन का सदमा नहीं बल्कि आधुनिक मानसिक उलझनों का प्रतीक है। जब वधशाला में मेमने चुप रहते हैं तो वे नियति के शिकार कमजोरों को दर्शाते हैं। जब समय डार्लिन मेमने को बचाने भागता है तो वह सिर्फ एक जान नहीं बल्कि अपनी बची हुई मानवता बचा रहा होता है। वहीं बफेलो बिल का महिलाओं की खाल के प्रति आकर्षण दरअसल एक पूर्ण इंसान बनने की उसकी बेताब चाहत है। उसकी हिंसक परत के नीचे स्वीकृति पाने की भूख छिपी है। फिल्म एक कड़वा सच बताती है, सच्चा उद्धार अंधेरे को मारना नहीं बल्कि मेमनों को चुप्पी तोड़ना सिखाना है। जैसे समय डार्लिन ने हैनिबल की नजरों का सामना किया, हमें भी अपने डर से बात करनी चाहिए, तभी हम सदमों के चक्र को तोड़ सकते हैं। फिल्म दर्शकों के लिए खून खराबा नहीं बल्कि जीवन के अर्थ पर एक सवाल छोड़ जाती है। जब समय डार्लिन सुबह की रोशनी में स्वतंत्रता की ओर भागता है या जब हैनिबल फोन पर पूछता है क्या तुम अभी मेमनों की चीख सुनते हो, ये हमारी मानसिक दुनिया की खिड़की खोल देता है। फिल्म हमें बताती है असली ताकत डर को स्वीकार करने और फिर भी लड़ते
रहने में है। जब जीवन में हमारा सामना बफेलो बिल जैसी मुश्किलों से हो तो हम समय डार्लिन की तरह मेमने जैसी निष्कपटता लेकर विवेक और साहस से अंधेरे को चीर सके, क्योंकि जीवन का अंतिम उद्धार अपने भीतर के राक्षस को मारना नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीखना है, ताकि एक दिन चुप मेमने की चीख अंधेरे को चीरते हुए गूंज उठे। आज के लिए इतना ही। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।